तो कैसे हैं आप लोग? बीकॉम सेमेस्टर वन वालों, चल रहे एग्जाम की तैयारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम वैभव कॉमर्स क्लासेस। तो सेमेस्टर वन का एग्जाम है भाई लोग, और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? वैभव कॉमर्स क्लास भी आ चुका है। अकाउंट्स का एग्जाम होगा, आपका पहला एग्जाम होगा। उसमें थ्योरी जो पूछी जाएगी, थ्योरी क्वेश्चंस वो मैं कराऊंगा। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। याद भी करवा दूंगा क्लास में, ये गारंटी है। सर आप थ्योरी तो करवा दोगे, एमसीक्यूएस का क्या? भाई एमसीक्यूएस का वीडियो बन चुका है, प्रीवियस ईयर में भी जितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। समझ में आया? पहले बता देता हूँ पूरा कहानी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। एमसीक्यूएस का वीडियो बना हुआ है, जाकर देख लो, अभी भी अपलोड हुआ है। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्या? सर प्रैक्टिकल हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे भाई? मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना। वहाँ 12 क्वेश्चन, 12 वीडियो है, 12 से 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। अच्छी तरीके से समझाया है, कॉपी कलम लेकर बैठना, क्वेश्चन पढ़ाया है, समझाया है, और फिर आपको बताया क्या क्या पढ़ाया हूँ। सर रॉयल्टी पढ़ाया हूँ, सर पार्टनरशिप वाला जो डिजॉल्व होता है वो बताया हूँ, ब्रांच अकाउंट बताया हूँ, हायर परचेज बताया हूँ भाई, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया हूँ, अच्छी तरीके से समझाया हूँ। कॉपी कम लेके 12 क्वेश्चन बना लेना, बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में बना के आओगे। और यहाँ थ्योरी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 2000 से ज्यादा लोग वैभव कॉमर्स क्लास के साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके हैं, तो वाई आर यू वेटिंग? चलिए, पहला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज प्रणाली की विशेषता क्या है, ये आपको आएगा, आएगा भाई आएगा। पहला, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर ओनली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। वस्तु का स्वामित्व खरीदार को अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद मिलता है। भैया यही है हायर परचेज सिस्टम में। अगर मैं आपको गुड्स दिया हायर परचेज सिस्टम में, तो आप उसके मालिक नहीं बनोगे जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। जब आप पूरा पैसा पे कर दोगे, इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3 और 4 अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दिए ना, उस दिन आप उस गुड्स के ऑनर बन जाओगे। समझ में आया? बायर पे द प्राइस इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप जो इंस्टॉलमेंट पे करते हो। बायर, खरीदार वस्तु का मूल्य नियमित किस्तों या कि मासिक या फिर त्रैमासिक में चुकाता है। समझ में आया? द बायर गेट पोजेशन यूज ऑफ गुड्स इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। बायर जो है, जैसे एग्रीमेंट हुआ हायर परचेज का, मैं बायर हूं, आप सेलर हो, आपने मुझे गुड्स दिया, हमने एग्रीमेंट साइन किया, मैं 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा, तो आज जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो मैं बायर उस गुड्स को यूज कर सकता हूं, मेरे पास वो पोजीशन आ जाएगा। समझौता होने के बाद खरीदार को वस्तु का उपयोग करने का अधिकार तुरंत मिल जाता है। समझ में आया? और सुनिए, आप लोग के कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, तो वैभव कॉमर्स क्लास ही आपका कॉलेज है। VCC इज योर कॉलेज। तो यहाँ पर जब क्लास करने आओ ना, तो लाइक इज योर अटेंडेंस, लाइक इज योर अटेंडेंस एंड सब्सक्राइब इज योर एडमिशन। समझ में आया? एडमिशन लेना है तो सब्सक्राइब करो, एडमिशन लो, आपका कॉलेज है। समझ में आ गया ना? और लाइक कर देना, वो आपका अटेंडेंस हो जाएगा। चलिए, और अपने दोस्तों को भी बोलो भाई, जितने भी कॉलेज के दोस्त है, कि वैभव कॉमर्स क्लास में आए, जुड़े और पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से पास हो जाए। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। समझ में आया? यूजुअली ए सर्टेन अमाउंट इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ डाउन पेमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट जब होता है ना, तो कुछ अमाउंट पे करते हैं। आपने देखा होगा हायर परचेज क्वेश्चन ही बनाए होंगे, देखे होंगे कि भैया 50, मान लो 5 लाख का सामान है, 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे दिया। आप किस्ती पे गाड़ी खरीदने जाते हो, डाउन पेमेंट देते हो कि नहीं? 1.5 लाख का गाड़ी खरीदोगे, बाइक खरीदोगे, तो 50,000 डाउन पेमेंट दोगे कि नहीं? फिर बाकी का लाख रुपया इंस्टॉलमेंट दो, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। प्रारंभ में एक निश्चित राशि डाउन पेमेंट के रूप में दी जाती है। चलिए, द बायर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न द गुड्स। ठीक है, बायर क्या कर सकता है सर? अंतिम किस्त देने से पहले किसी भी समय समझौता समाप्त कर सकता है, वस्तु वापस कर सकता है। ओके ओके, एक एनर्जी के साथ पढ़ना है, एनर्जी के साथ पढ़ना है और दिखा देना है अपना दम। चलिए, इफ द बायर फेल टू पे इंस्टॉलमेंट, अगर बायर इंस्टॉलमेंट पे करना फेल कर देता है, मतलब भूल जाता है, नहीं कर पाता, पैसा नहीं है उसके पास, तो सेलर है राइट टू रिपोज द गुड्स। सेलर वापस ले लेगा बॉस। सेलर बोलेगा मेरा गुड्स मेरे को दे दे बायर। समझ में आया? चलिए, टोटल कॉस्ट
अंडर हायर परचेज यूजुअली हायर देन कैश प्राइस बिकॉज इट इंक्लूड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है सर? सर ये क्या बोल रहा है? टोटल कॉस्ट अंडर हायर परचेज इज यूजुअली हायर देन अ कैश प्राइस बिकॉज इट इंक्लूड इंटरेस्ट। मतलब कि भैया हायर परचेज का अमाउंट जो है वो कैश प्राइस से हायर होता है। क्यों? क्योंकि हायर परचेज में कॉस्ट प्लस, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो हायर परचेज और कैश प्राइस बराबर हो जाएगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है, उसकी वजह से हायर परचेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू कैश प्राइस। समझ में आया? चलिए, क्योंकि इसमें ब्याज शामिल होता है। फॉर्मल रिटेन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन बायर एंड सेलर। एक फॉर्मल रिटेन एग्रीमेंट बनता है हायर परचेज के लिए। लिख दोगे एग्जाम में, लिख दोगे? यस सर। चलिए, एग्जाम में लिख दोगे आप लोग। हायर परचेज से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दोगे। लेखांकन के सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? पहला एक प्रिंसिपल है बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल, मतलब बिजनेस एंड ऑनर जो है वो ट्रीटेड एज सेपरेट इंटिटी। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक। मतलब व्यवसाय और स्वामी अलग अलग इकाई माना जाता है। स्वामी के व्यक्तिगत लेन देन व्यवसाय की पुस्तकों में दर्ज नहीं किए जाते। यानी कि सर क्या बोलना चाहता है भाई? हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। मालिक के पर्सनल खर्चे बिजनेस में नहीं दिखेंगे, बिजनेस के खर्चे ही बिजनेस में दिखेंगे। समझ में आया? ओके ओके ओके। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ओनली ट्रांजेक्शन दैट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म उसको ही रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो धनराशि में व्यक्त किए जा सके। चलिए, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है भैया? ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी जो है कंटिन्यूअस चलेगी। आप लोग ऑडिट पढ़ोगे उसमें 570 ऐसे 570 जो कि गोइंग कंसर्न की बात करता है। समझ में आया? चलिए, कॉस्ट प्रिंसिपल, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट नॉट एट मार्केट वैल्यू। ये बात याद रखना, जब भी एसेट रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो एक एसेट आपने परचेज किया, मान लो 5,000 रुपया में, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू 6,000 रुपया है, तो आप उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? आप एंट्री मारोगे एसेट अकाउंट डीआर टू बैंक। लेकिन सर हम 5,000 रुपया ले या 6,000, तो भैया 5,000 लिखोगे। क्यों? क्योंकि एसेट रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं। सर कितने अच्छे तरीके से आप समझा रहे हो। जी हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब एसेट आपने खरीदा कॉस्ट पे, लेकिन जब एसेट बाहर करोगे यानी एसेट को सेल करोगे या फिर एसेट को किसी को ट्रांसफर करोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? सर कॉस्ट पे। कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना। एसेट जब बाहर जाएगा तो भी कॉस्ट पे, एसेट जब अंदर आएगा तो भी कॉस्ट पे। याद रखना बॉस, आप वैभव कॉमर्स क्लास से पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का नॉलेज अच्छी रखो। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजेक्शन इज टू एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट। सर हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम में है। डेबिट क्रेडिट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ में आया? एक बात मैं आपको जानना चाहूँगी, आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप लोग को ये चीज़ पता है कि नहीं? अगर नहीं है तो बहुत शर्म की बात है। एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। पता है कि नहीं? एसेट अगर घटता है क्रेडिट। मान लो आपने एसेट 5,000 रुपया में बेच दिया, क्या एंट्री बनाओगे बोलो? सर बैंक अकाउंट डियर टू एसेट। क्यों? एसेट जा रहा है, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होता है, पता है ना? सर बैंक भी एसेट है, उसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, सेल किए पैसा आया, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। समझ में आया? लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर घटता है तो डेबिट। पता है कि नहीं? खर्चा जो है, जो भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, और जो भी इनकम होता है वो क्रेडिट होता है। पता है ना भाई? पता है ना? नहीं पता है तो थोड़ा नॉलेज ले लेना। चलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पीरियड प्रिंसिपल, बिजनेस लाइफ इज डिवाइड इनटू अकाउंटिंग पीरियड्स यानी 1 ईयर। भैया पीएल बनता है 1/4/24 से 31/3/25, 1 साल का ये पीरियड है, अप्रैल टू मार्च। समझा? मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंस को मैच किया जाता है रेवेन्यू,
ऑफ द सेम पीरियड टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। ओके, मतलब रिवेन्यू और इनकम जो आप लोगे, एक्सपेंस और इनकम जो आप लोगे वो सेम पीरियड का होगा, उसी अवधि का होना चाहिए। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट अर्न नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जब कमाओ, मतलब नहीं समझे सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो, आपको पता है कि अगला महीना आप इंटरेस्ट कमाओगे 5,000, ठीक है, तो वो एक्रू हो गया तो रिकॉर्ड कर लो। ये नहीं कि जिस दिन बैंक में आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, वो चीज बोल रहा है। चलिए पढ़ लो, एक्रूअल बेसिस पढ़े हो ना, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। चलिए, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टू एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट, सो द अकाउंट रिमेन कंप्लीट। मतलब प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं जिससे कि लेखा पूर्ण होता है। यानी कि अगर डेबिट में 500 रुपये हैं तो क्रेडिट में कहीं ना कहीं 500 घुसाओ ताकि ट्रायल बैलेंस मैच हो, समझे? चलिए भाई, इतना अच्छा समझा रहा हूँ, लाइक कर देना भाई। ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा तो अकाउंट सही है ना, तभी तो आप फिर पीएल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओगे। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? फिर उसके बाद अब फाइनल अकाउंट। क्यों? ट्रायल बैलेंस बन गया, अब इट इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यह ट्रेडिंग खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करने में सहायता करता है। समझा? डिटेक्शन ऑफ ईरर, ईरर पता चल जाएगा सिस्टम में। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ना, अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, कितना का डिफरेंस आ रहा है पता चल गया, ईरर है, ईरर है, ईरर है, और तुरंत एक्शन लेंगे हम, फिर से मिलाएंगे कहाँ पर ईरर आ रहा है। ईरर एंड फ्रॉड कैन बी इजीली डिटेक्टेड ड्यू टू सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों मैच होना चाहिए। व्यवस्थित लेखांकन के कारण त्रुटियों की धोखाधड़ी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। It shows the true financial position of business through balance sheet. Balance sheet show the financial position of business. कोई पूछे बैलेंस शीट क्या होता है, बोलना बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट में हम एसेट देखते हैं, कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी के डेटर कितने हैं, कंपनी का क्रेडिटर कितना है, कंपनी ने लोन कितना ले रखा है, सब कुछ पता चलता है। कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी का रिजर्व कितना है। सो इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। और ये चीज हम देखने के बाद हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर आते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी में शेयर खरीदते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हेल्प। क्या बोला मैंने, क्या बोला? बैलेंस शीट देखकर हम जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, वही जो बोल रहा है बॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह वित्तीय जानकारी प्रबंध को उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। चलिए, इट हेल्प इन कंपेयरिंग फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ईयर। आपके पास बैलेंस शीट है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 3 साल का देखोगे, आप समझोगे, ट्रेंड एनालिसिस करोगे, रेशियो निकालोगे, एंड देन यू गेट कंपैरेटिव लिस्ट। समझ में आया? तो उससे आपको पता चलेगा कि भैया क्या हो रहा है, क्या रेशियो है, क्या ट्रेंड है। ठीक है। करंट रेशियो का क्या होता है? मेन 2:1 होना चाहिए। ठीक है, 2:1, पता है ना? मतलब अगर एक लायबिलिटी है तो 2 एसेट होना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। बता दिया थोड़ा तो भैया, हो गया थ्योरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी